आप सभी का गगन जीएस स्टडी पॉइंट पर स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी। तो दोस्तों, इंडियन पॉलिटी के पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था केंद्र और राज्य के बीच जो फाइनेंशियल रिलेशन या वित्तीय संबंध होता है उसके बारे में, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि केंद्र का राजस्व स्रोत क्या है और राज्य का राजस्व स्रोत क्या है। तो आज की क्लास में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे भारत की न्यायपालिका या जुडिशरी ऑफ इंडिया के बारे में। तो दोस्तों, भारत की जो न्यायपालिका है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे शिखर पर या सबसे ऊंचे स्थान पर है सुप्रीम कोर्ट, जिसे कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय। फिर है हाई कोर्ट, जिसे कहा जाता है उच्च न्यायालय, और फिर नीचे सबसे है अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो इन्हीं 3 न्यायालयों के बारे में दोस्तों आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए दोस्तों, भारत की जो सबसे बड़ा न्यायालय है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय या जिसे कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट, जो कि कहां पर है तो भारत की राजधानी दिल्ली में है। और इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 28 जनवरी 1950 को। और यह कहाँ है तो इसका जो उल्लेख किया गया है वो है भारतीय संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद 124 से लेकर 147 तक। और मूल संविधान में दोस्तों जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल जजों की संख्या थी वो थी 8, जिसमें 1 थे मुख्य न्यायाधीश और 7 थे अन्य जज सर्वोच्च न्यायालय के। तो सीजे मतलब हो गया दोस्तों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और ओजे मतलब हो गया दोस्तों अदर जजेस या अन्य जज। और वर्तमान में दोस्तों भारत के सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में कुल कितने जज हैं तो वो हैं 34, जिसमें 1 हैं चीफ जस्टिस या मुख्य न्यायाधीश और 33 हैं अदर जजेस या अन्य न्यायाधीश। तो वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 न्यायाधीश हैं, जिसमें 1 हैं मुख्य न्यायाधीश और 33 हैं अन्य जजेस। और ये जजों की संख्या दोस्तों अंतिम बार 2019 में बदला गया था या बढ़ाया गया था, जो कि इस समय वर्तमान में भी है। तो एक बार दोस्तों आप लोग देख लीजिए कि किस वर्ष कितने जजों को बढ़ाया गया भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो इसमें है दोस्तों, जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई तब कुल जज कितने थे, तब थे दोस्तों 8। ये कब था तो ये था 1950 में, जिसमें 7 अन्य जज थे और 1 थे मुख्य न्यायाधीश। तो 1956 में जो न्यायाधीशों की संख्या थी वो बढ़ाकर 10 कर दी गई। तो इसमें क्या था तो इसमें थे 1 थे मुख्य न्यायाधीश या सीजे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 9 थे अदर जजेस। तो कुल मिलाकर कितने हो गए दोस्तों तो वो हो गए 10 1956 में। उसके बाद 1960 में दोस्तों ये संख्या हो गई 13, जिसमें 1 सीजे थे और प्लस 12 अदर जज। तो 1960 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई 13। 1977 में दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों की संख्या हो गई 17, जिसमें 1 थे सीजे और 16 थे अन्य जज या अदर जजेस। फिर 1986 में सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं मुख्य न्यायाधीश को लेकर वो संख्या हो गई 25, जिसमें 1 होते थे मुख्य न्यायाधीश और 24 थे अन्य जज या अदर जजेस। फिर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई 2008 में, और ये कितना कर दिया गया न्यायाधीशों की संख्या तो 2008 में न्यायाधीशों की संख्या सुप्रीम कोर्ट के
कर दिया गया 30, जिसमें एक थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 29 थे अन्य जज या अदर जजेस। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं या भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं वर्तमान में, उनका नाम है दोस्तों DY चंद्रचूड़, जो कि हैं 50वें चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के, और ये नियुक्त हुए थे दोस्तों 9 नवंबर 2022 को। और इसी क्रम में देख लीजिए दोस्तों कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के जो 49वें मुख्य न्यायाधीश थे, उनका नाम था दोस्तों UU ललित या वैद्य उमेश ललित। और उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए थे, उनका नाम था हरिलाल कानिया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों कि भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं, तो वो हैं DY चंद्रचूड़, और इनके पहले अर्थात 49वें न्यायाधीश कौन थे, तो वो थे वैद्य उमेश ललित या UU ललित। और पहले न्यायाधीश कौन थे सुप्रीम कोर्ट के, तो वो थे हरिलाल कानिया। उसके बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां एवं क्षेत्राधिकार के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। तो पहला जो शक्ति या क्षेत्राधिकार कहिए वो है मूल क्षेत्राधिकार। तो सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो मूल क्षेत्राधिकार होता है, उसमें जो मुख्य काम होता है सर्वोच्च न्यायालय का, वो होता है विवाद को सुलझाना। तो कौन से विवाद को सुलझाना, तो ये इसमें है कि यदि केंद्र और एक या दो राज्यों के बीच विवाद हो जाए तो उसको सुलझाना, और या तो केंद्र और दो या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद हो जाए उसको सुलझाना। और तीसरा है कि अगर दो राज्यों के बीच विवाद हो जाए तो उसको सुलझाना। उसके बाद दूसरा है दोस्तों न्यायाधीश क्षेत्राधिकार या रिट ज्यूरिसडिक्शन। तो रिट ज्यूरिसडिक्शन या न्यायाधीश क्षेत्राधिकार, तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय रिट इशू करता है, वो करता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। तो इसमें देखिए न्यायाधीश क्षेत्राधिकार में कि जो सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको रक्षक या गारंटर माना जाता है भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट या मूल अधिकारों का। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार का गारंटर और रक्षक सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। इसमें यह होता है दोस्तों कि यदि किसी भारतीय नागरिक के मूल अधिकारों की अवहेलना हो रही है तो वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है, और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के अंतर्गत रिट इशू कर सकता है। इसमें है दोस्तों बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा। इन पांचों को दोस्तों हम लोग डिटेल में पढ़ चुके हैं पिछली क्लासों में, जो कि ये सब हैं अनुच्छेद 32 में। एक बार थोड़ा सा देख लीजिए कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण या हाबेस कॉर्पस होता है, ये डिमांड किया जाता है व्यक्तिगत तौर पर या पर्सनल तौर पर, और परमादेश होता है यह एग्जीक्यूटिव्स के लिए होता है या सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है, और उत्प्रेषण और प्रतिषेध ये होता है भारतीय न्यायालयों के लिए, और लास्ट वाला है अधिकार प्रेक्षा। ये डिमांड किया जाता है दोस्तों पब्लिक इंटरेस्ट पर। यह जो होता है अधिकार प्रेक्षा या क्वा वारंटो, ये व्यक्तिगत नहीं होता है दोस्तों, ये चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद तीसरा क्षेत्राधिकार या शक्ति है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय की, वो है अपीलीय क्षेत्राधिकार। अर्थात आप किस किस क्षेत्र में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, तो वो है संविधान के मामले में। यदि आपको लगता है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार
कोई ऐसा नियम बना रहे हैं जिससे भारतीय संविधान का उल्लंघन हो रहा है, तो आप सीधे कहाँ जा सकते हैं? आप जा सकते हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में। और अपीलीय क्षेत्राधिकार में दूसरा है जो दीवानी मामले होते हैं, जैसे कि सिविल मैटर्स, और फिर है आपराधिक मामले या क्रिमिनल मैटर्स, और लास्ट है विशेष अनुमति द्वारा अपील। तो ये 4 मामले हैं जो कि आते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार में। उसके बाद चौथी शक्ति या क्षेत्राधिकार है सुप्रीम कोर्ट का दोस्तों, वो है सलाहकार क्षेत्राधिकार या एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, जो कि दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में। तो आप सर्वोच्च न्यायालय को किन क्षेत्रों में सलाह दे सकते हैं? तो वो है सार्वजनिक महत्व का मामला या पूर्व संवैधानिक संधि या समझौता जिस पर वर्तमान में अमल नहीं हो रहा है। इन 2 मामलों पर आप भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सलाह दे सकते हैं अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। उसके बाद 5वां क्षेत्राधिकार है अभिलेखों का न्यायालय अर्थात कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसमें क्या है दोस्तों? तो इसमें है कि सुप्रीम कोर्ट में जो भी कार्रवाई हुई है या जो फैसला आया है उसको साक्ष्य या एविडेंस के रूप में रख लिया जाता है। और जो यह साक्ष्य या एविडेंस होता है दोस्तों, वो भारत की अन्य न्यायालयों द्वारा जब फैसला होता है किसी मामले पर तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। और उसके बाद 6ठा क्षेत्राधिकार है सर्वोच्च न्यायालय का, वो है न्यायिक समीक्षा की शक्ति। और इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वह भारत के न्यायालय द्वारा दिए गए किसी भी फैसले की समीक्षा या जांच कर सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के बारे में। तो हाई कोर्ट दिया है दोस्तों भारतीय संविधान के भाग 6 में और अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक। इसमें सबसे पहले देखिए कि भारत में उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट की स्थापना सबसे पहले कब हुई थी? तो सबसे पहले भारत में उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1862 में। और 1862 में 3 हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बने थे और वो थे कलकत्ता हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट। तो 1862 में जब पहली बार हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बना था भारत में तो 3 हाई कोर्ट बने थे। पहला था कलकत्ता हाई कोर्ट, फिर था मद्रास हाई कोर्ट और फिर तीसरे नंबर पर था बॉम्बे हाई कोर्ट। और दूसरी बार जब हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बना दोस्तों तो ये बना 4 साल बाद अर्थात 1866 में। और 1866 में बना इलाहाबाद हाई कोर्ट। उसके बाद देखिए दोस्तों भारत में नए स्थापित हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय। तो भारत में जो हालिया वर्षों में स्थापित उच्च न्यायालय हैं वो हैं 4, जिनमें 2013 में 3 उच्च न्यायालय बने जो कि बने मणिपुर में, मेघालय में और त्रिपुरा में। और सबसे जो नया हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय बना है वो बना है 2019 में आंध्र प्रदेश में। ये बना है दोस्तों आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में। और वर्तमान में भारत में कितने हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हैं? तो वो संख्या है 25। और उसके बाद देखिए आर्टिकल 214 या अनुच्छेद 214, इसमें यह प्रावधान है कि सिंगल हाई कोर्ट होगा सिंगल स्टेट के लिए अर्थात एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 231 में है दोस्तों कि सिंगल हाई कोर्ट या एक उच्च न्यायालय एक या एक से अधिक राज्यों के लिए होगा। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 214 में है कि एक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय और अनुच्छेद 231 में है कि एक जो उच्च न्यायालय होगा वो एक या एक से अधिक राज्यों के लिए होगा। वर्तमान में दोस्तों 25 में से 3 ऐसे हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय हैं जो एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय हैं।
उसके बाद नियुक्ति देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की कौन करता है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन और सिफारिश पर। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है केंद्र सरकार के रिकमेंडेशन और सिफारिश पर। फिर शपथ देख लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कौन दिलाता है? कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति महोदय और उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। उसके बाद देखिए, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश या चीफ जस्टिस होते हैं उनके योग्यता के बारे में। तो सबसे पहले देखिए सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की योग्यता के बारे में। तो इनमें पहला है कि वे भारत के नागरिक होने चाहिए। दूसरा है हाई कोर्ट में 5 साल तक जज हो और 10 साल तक वकील हो। और तीसरा है राष्ट्रपति के मत में भी होने चाहिए या विचार में भी होने चाहिए, तब वो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बन पाएंगे। उसके बाद हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए योग्यता देख लीजिए। पहला है भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा भारत के न्यायिक कार्य में 10 साल का अनुभव होना चाहिए और तीसरा है कि हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में 10 साल तक वकील के पद पर हों। उसके बाद वेतन देख लीजिए कितना मिलता है न्यायाधीशों को। तो 2,80,000 मिलता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस या सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को और 2,50,000 मिलता है अन्य जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या अदर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को मिलता है 2,80,000 और जो अन्य जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय के उन लोगों को मिलता है 2,50,000। और ये जो 2,50,000 है दोस्तों, ये मिलता है हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को और 2,25,000 मिलता है हाई कोर्ट के अन्य जज को। उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं उनके कार्यकाल के बारे में। तो इसमें पहला है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होंगे वो अधिकतम कितनी उम्र तक काम कर सकते हैं? तो वो कर सकते हैं 62 साल तक। उसके बाद दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज या न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, लेकिन उन्हें जब हटाना होता है तब राष्ट्रपति डायरेक्ट नहीं हटा सकता। उनको हटाने के लिए संसद में विशेष बहुमत की जरूरत होती है। अर्थात नियुक्ति तो हो जाती है सीधे सीधे राष्ट्रपति के द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, लेकिन जब हटाने की बात होती है तो संसद में स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए उनको हटाने के लिए। उसके बाद जो उच्च न्यायालय होता है दोस्तों, उसकी भी शक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसी के समान है। बस जो रिट जुरिस्डिक्शन होता है जिसमें रिट इशू होता है जो कि है बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध और अधिकार प्रेक्षा, ये सुप्रीम कोर्ट इशू कर सकता है आर्टिकल 32 के अंतर्गत और हाई कोर्ट इसको इशू करता है अनुच्छेद 226 के अंतर्गत। ये चीजें आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए जो भारत में सबसे निचली अदालत होती है जिसका नाम है अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट, और जो कि दिया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 6 में और इसकी व्याख्या की गई है अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक। अधीनस्थ न्यायालय या सबऑर्डिनेट कोर्ट जो होता है दोस्तों वो होता है 3 प्रकार का। पहला है दीवानी न्यायालय या सिविल कोर्ट, उसके बाद दूसरा है फौजदारी न्यायालय जिसे कहा जाता है क्रिमिनल कोर्ट, और तीसरा है राजस्व न्यायालय जिसे कहा जाता है रेवेन्यू कोर्ट। तो दोस्तों ये दीवानी और फौजदारी दोनों न्यायालय को मिलाकर कहा जाता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय को दोनों को मिलाकर कहा जाता है जिला न्यायालय या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। दीवानी न्यायालय में जो जज बैठता है
उसे कहा जाता है जिला न्यायाधीश। और फौजदारी न्यायालय या क्रिमिनल कोर्ट में जो जज बैठता है उसे कहा जाता है सत्र न्यायाधीश। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या जिला न्यायालय में जो सबसे बड़ा न्यायाधीश होता है उसे कहा जाता है जिला न्यायाधीश। और इसकी नियुक्ति होती है राज्यपाल के द्वारा और हाई कोर्ट के सिफारिश पर। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जो जिला न्यायाधीश बैठता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा होती है हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय के सिफारिश पर। और जिला न्यायाधीश बनने के लिए दोस्तों 7 वर्ष का अनुभव होना जरूरी है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो जिला न्यायाधीश होता है वह जिले का सबसे बड़ा न्यायिक अधिकारी होता है। बस दोस्तों आज यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज भाइयों गगन जीएस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक भी करें, शेयर भी करें। थैंक यू। जय हिंद।